प्रिय बच्चों, मैं आज आपको कार्नवालिस एवं जॉन सोर की अवध नीति की तुलनात्मक विवेचना बताने जा रहा हूँ कि कार्नवालिस के अवध के प्रति क्या नीति थी और जॉन सोर की अवध के प्रति क्या नीति थी। 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड कॉर्नवालिस अग्रगामी नीति के लिए जाना जाता था। इस समय अवध में कुशासन की एक तरह से बुराइयां छाई हुई थी और कंपनी की आर्थिक मांगों के कारण अवध की स्थिति एक तरह से खराब हो गई थी। इसलिए अवध के नवाब ने कॉर्नवालिस से ये प्रार्थना की कि कंपनी कानपुर एवं फतेहगढ़ में तैनात किए गए अपने सैनिकों को वहाँ से हटा ले ताकि उसे आर्थिक बोझ से कुछ मुक्ति मिल जाए। इस समय अवध के नवाब का मंत्री हैदर बेग नामक एक योग्य व्यक्ति था। उसने अवध की व्यवस्था को सुधारने के लिए काफ़ी सफल प्रयास किए। गवर्नर जनरल से बातचीत के उपरांत अवध के संबंध में तय हुआ कि कंपनी को मिलने वाली रकम 74 लाख से घटा करके 50 लाख कर दी जाएगी, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों को कानपुर एवं फतेहगढ़ से हटाया नहीं जाएगा। दुर्भाग्यवश 1794 में हैदर बेग की मृत्यु हो जाती है और जिससे अवध में सुधार की आशाओं पर प्रश्न एक तरह से लग गया। 1797 में अवध के नवाब आसिफउद्दौला की मृत्यु हो गई और आसिफउद्दौला वजीर अली को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर आसिफउद्दौला का बड़ा भाई शहादत अली भी अवध का नवाब बनने की लालसा रखता था। इसलिए दोनों में अवध की गद्दी के लिए संघर्ष होने लगा और ऐसी स्थिति में कॉर्नवालिस के उत्तराधिकारी गवर्नर जनरल जॉन सोर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और शहादत अली को अवध का नवाब बनाने में मदद की और उसको बना दिया। नवाब शहादत अली के साथ जॉन सोर ने 21 जनवरी 1798 में एक संधि की और जिसमें ये शर्तें रखी कि नवाब द्वारा दी जाने वाली वार्षिक राशि 50 लाख से बढ़ा करके 76 लाख कर दी जाए। इलाहाबाद का महत्वपूर्ण किला ब्रिटिश कंपनी को सदा के लिए दे दिया जाए और नवाब द्वारा अंग्रेज़ों को यह विश्वास दिलाया गया कि वह अन्य यूरोपियों के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। वजीर अली को 1.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर के बनारस भेज दिया गया। जॉन सोर द्वारा अवध में की गई इस व्यवस्था से अंग्रेज़ों का प्रभाव अवध में बढ़ गया, लेकिन अवध के आंतरिक प्रशासन की स्थिति और भी दयनीय हो गई। अवध के द्वारा अंग्रेज़ों को दी जाने वाली राशि अधिकांश अवसरों पर शेष रह जाती थी। दूसरी ओर राजस्व की वसूली के लिए अधिकारियों द्वारा किसानों को पीड़ित भी किया जाता था। न्याय व्यवस्था चरमराने लगी थी। इस प्रकार आर्थिक एवं अन्य कारणों से अवध धीरे धीरे दिवालियापन की ओर बढ़ रहा था। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने सदैव फ्रेंच फोबिया वो रहता था। उसे भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की इस कारण चिंता भी रहती थी। उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास था कि उत्तर पश्चिम की सुरक्षा के लिए अवध को अपने नियंत्रण में लाया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में उसने अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट जॉन लैम्सडेन को पत्र लिखा कि अपनी उत्तर पश्चिम की सीमाएं मजबूत करने के लिए 2 आब पर अधिकार कर लिया जाए और साथ ही नवाब के सैनिकों के स्थान पर कंपनी के सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए, जिनका व्यय नवाब द्वारा किया जाए।
उसने पत्र में यह भी लिखा कि अवध से कंपनी के कर्मचारियों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय को हटा दिया जाए। इस बीच बनारस में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। जनवरी 1798 की संधि के अनुसार वज़ीर अली को बनारस भेज दिया गया, लेकिन वह अपनी स्थिति से अत्यंत ही असंतुष्ट था। इस कारण उसने 1 जनवरी 1799 को ब्रिटिश रेजिडेंट चेरी समेत अनेक अंग्रेज़ों को मार दिया। अंग्रेज़ों का कहना था कि वह ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। ऐसा कहा गया कि अहमद शाह अब्दाली का पुत्र काबुल के अमीर जमा शाह के साथ भी कूटनीतिक संबंध स्थापित करने में लगा हुआ है। और उल्लेखनीय है कि जमा शाह उस समय हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की धमकी दे रहा था। इस कारण लॉर्ड वेलेज़ली का चिंतित होना जाना स्वाभाविक ही था। वेलेज़ली ने वज़ीर अली को पकड़ने के लिए एक ब्रिटिश सेना भेजी, जिसके द्वारा उसको पकड़ लिया गया और कैद कर फोर्ट विलियम भेज दिया, जहाँ उसकी मृत्यु 1817 में हो गई। इस घटना से वेलेज़ली अवध के प्रति एक तरह से अधिक आक्रामक दिखाई देना प्रारंभ कर दिया। जमा शाह द्वारा हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की धमकी से उसे उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा की और भी चिंता सताने लगी। यद्यपि अवध के नवाब सादत अली से अंग्रेज़ों के महत्वपूर्ण संबंध थे और अवध का नवाब भी ब्रिटिश कंपनी के प्रति सदा वफादार ही रहा, लेकिन वेलेज़ली ने नवाब से यह कहा कि नवाब अपनी सेनाएं भंग कर दे एवं कंपनी की सेनाएं अवध में बढ़ा दी जाए। इस समय अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल स्कॉट था। कर्नल स्कॉट ने नवाब पर इस संबंध में अत्यधिक दबाव भी एक तरह से डाला, जिसके कारण नवाब ने दबाव में आकर शासन त्याग ने की अपनी इच्छा व्यक्त की। वेलेज़ली ने इस बीच अवध की गद्दी के संबंध में नवाब के पुत्रों की उपेक्षा करने का एक तरह से प्रयास भी किया। इस कारण नवाब दुखी हुआ एवं उसने अपने शासन त्यागने की घोषणा को वापस ले लिया। इससे वेलेज़ली अत्यंत क्रोधित हो गया और उसका कहना था कि नवाब की धोखेबाजी और छल से वह ऊब चुका है, इसलिए अंततः 10 नवंबर 1801 को अवध के नवाब को कंपनी के साथ एक संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा और इस संधि के अनुसार नवाब द्वारा रोहिलखंड एवं निचले दोआब का क्षेत्र कंपनी को दे दिया गया। यह समूचा क्षेत्र अवध के नवाब के कुल राज्य के आधे का ही एक तरह से बराबर था। इस संधि के उपरांत अवध के नवाब का राज्य ब्रिटिश सत्ता से घिर गया और ब्रिटिश राज्य की सीमाएं अब सिंधिया के राज्य की सीमाओं से को जा लगी। ब्रिटिश वेलेज़ली द्वारा अवध के साथ किए गए व्यवहार की मिल विल्सन जैसे अनेक इतिहासकारों द्वारा आलोचना की गई थी और इन इतिहासकारों का मानना था कि नवाब के साथ डायरेक्टर्स द्वारा भी वेलेज़ली की नीति की आलोचना की गई है। वेलेज़ली की नीति के कारण अवध पर अंग्रेज़ों का प्रभाव अत्यधिक एक तरह से बढ़ गया, किंतु इस प्रभाव के बावजूद जैसा कि अंग्रेज़ दावा करते थे अवध में सुशासन स्थापित नहीं हो सका। यहाँ तक कि प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक दोष आने लगे और अंततः अग्रगामी नीति में विश्वास रखने वाले लॉर्ड वेलेज़ली ने कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो कुल मिलाकर के दोनों की नीतियों की हमने तुलनात्मक विवेचना की
और अंत में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जाना पड़ा। धन्यवाद।